गुड आफ्टरनून। अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में जो दो वर्ड यूज हो रहे हैं, थर्मो जिसका मतलब होता है हीट और डायनामिक्स मतलब मूवमेंट। इसमें मूवमेंट क्या है? इसमें एटम्स का मूवमेंट है, एटम्स के टेम्परेचर का, पैरामीटर्स का चेंज है, जिससे हम नए नए थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट हम समझने जा रहे हैं वो है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो सिस्टम जो है, ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है जो विच इज अंडर आवर कंसिडरेशन, जिसको हम स्टडी करते हैं। ये सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर एयर करंट। जो तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है और ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? जो पार्ट ऑफ द सराउंडिंग वो चीज है कि जो भी हम सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे ये छोटा सा सिस्टम मान लिया, तो ये सिस्टम पूरी स्लाइड का ये पार्ट है जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसके चारों तरफ ये एरिया जो भी चीज है उसे हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग मिला करके यूनिवर्स बनता है। और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो गुब्बारे में हवा सारी गुब्बारे के अंदर जाती है, तो जो हम हवा भरते हैं वो गुब्बारे के अंदर है। तो गुब्बारे के अंदर की हवा और उसके बाहर का, तो दोनों अलग अलग है। मेरे मुंह की हवा गुब्बारे के अंदर, तो इसको डिफ्रेंशिएट क्या करता है? गुब्बारे वो बैलून करता है। क्या करता है? वो बैलून करता है। बैलून, बैलून का सरफेस। तो ये जो बैलून का सरफेस है, ये हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं? बाउंड्री हो गया। लेकिन बाउंड्रीज जो है हर जगह फिक्स नहीं होती। कहीं कहीं हम ऐसे सिस्टम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, और हम कह देते हैं मेरा सिस्टम इस कोऑर्डिनेट के इस तरफ x इज इक्वल टू 5 के इस तरफ है और y इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। तो मतलब ये y 0, तो ये पूरे का पूरा एरिया हमारा हो गया। तो इसकी बाउंड्री हमने बैलून की तरफ फिक्स तो नहीं की है। तो ये जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमने डिफाइन किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। तो बाउंड्रीज हमारी दो तरीके की हो गई। एक तो हो गई हमारी रियल बाउंड्री जो बैलून ने बताई थी, और एक हो गई हमारी वर्चुअल जो हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिफाइन किया। अब बात आ जाती है इस सिस्टम के वॉल्स की बात। सिस्टम और सराउंडिंग में दो चीजों का एक्सचेंज होता है। वो होता है जैसे जैसे ये हमारा सिस्टम है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग इस तरीके का। तो इसके और बाहर के बीच में एक चीज का हो सकता है, एक मास। मास मतलब गैस, थर्मोडायनामिक, वो अंदर या बाहर जा सकती है। दूसरी चीज होती है हीट। हीट अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो बाउंड्री है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। यदि बाउंड्रीज हीट को कंडक्ट करती हैं तो वो कहलाती हैं थर्मल वॉल्स, थर्मल या कंडक्टिव वॉल। यदि नहीं कंडक्ट करती है, इसको कहते हैं ए थर्मल एडिपिक वॉल। ठीक है, तो ये चीजें हम समझ लेंगे वो आगे चल के, और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम जैसे इस तरीके का है, तो इसमें से जो अंदर का मटेरियल वो भी गर्म करें यदि इसको हम, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर की गैस या जो पानी है इवेपोरेट करके बाहर जाएगा। तो एक तो मास बाहर जा रहा है और साथ में हीट भी बाहर जाएगी क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मास और हीट दोनों एक्सचेंज होते हैं। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। यदि इसी चीज को हम बंद कर देते हैं ऐसे, तो आप ये देखो, इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर जो भी हम हीट देंगे, जैसे पानी है उबलेगा, लेकिन ये कुछ बाहर नहीं जाए क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। ऐसी चीज को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। लेकिन एक चीज खास बात है, मास तो नहीं लेकिन हीट जा सकती है। आप जैसे कप इसके ऊपर हाथ रखेंगे, जैसे स्टील का बर्तन, तो ये आपको गर्म लगेगा, मतलब आप हीट को फील कर सकते हैं। आपको कुछ गर्म या ठंडी कब लगती है, हॉट कब लगती है? जब आप उससे हीट लेते हैं, मतलब अंदर से बाहर। कप यदि उसको टच करते हैं, तो यदि कप में ज्यादा गर्म है तो उसमें से हीट आपको मिलती है, इसलिए कप हॉट लगता है। कूलर कब लगता है? जब वो आपसे हीट ले, जब बर्फ है, बर्फ को हाथ में रखेंगे तो बर्फ आपसे हीट लेता है, तो इसलिए बर्फ आपको ठंडा लगता है। तो ये हॉट एंड कोल्ड की फीलिंग आ सकती है। तो इसमें क्या है कि इसमें मास तो नहीं कम जा रहा है, मतलब ये जो सिस्टम हमने बनाया है, इस सिस्टम में हमारे साथ क्या है कि ये सिस्टम जो हमारा क्लोज्ड है, तो इसमें से केवल हीट फ्लो करेगी। हीट
अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो ऐसे को क्लोज सिस्टम कहते हैं। तीसरा सिस्टम है जैसे ये हमने बनाया, और इसकी वॉल्स की एक स्पेशल चीज है, इसे कहते हैं ए थर्मल वॉल या एडियाबैटिक वॉल। ए थर्मल वॉल, तो ऐसी वॉल्स में क्या होता है कि ना हीट नहीं निकल पाती है, इसमें से हीट जो है नहीं अंदर बाहर नहीं होती है। जैसे हम वो घर से कभी भी चाय लेके आते हैं थर्मो फ्लास्क में, तो हम देखते हैं बहुत देर तक ठंडक नहीं हो पाती, ठंडी होती, गर्म रहती है। तो ऐसा इसलिए है कि वो हीट लूज नहीं करती। वैसे ये किसी भी स्टील कप में ले आओ, आप आधे घंटे भूल जाओ चाय पीना या दूध पीना, तो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये आइसोलेटेड है, ना ये हीट ले रहा है, ना ये मास का एक्सचेंज कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद है कुछ इस सिस्टम को, जैसे ये डब्बा है, इसको हम कैसे डिफाइन करें। जैसे हमारा डब्बा है, इसको हमें डिफाइन करना है सिस्टम को, तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स और कुछ वैल्यूज डिफाइन करेंगे। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, हम गैस सिस्टम की बात करें, द पैरामीटर्स और वैल्यूज विच आर यूज्ड टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंडीशन, दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या पैरामीटर्स। अब एक दूसरी चीज आती है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा। जब हम किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ईच स्मॉलेस्ट एंटिटी नेमली एटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होगी तो हम कहेंगे इसको माइक्रोस्कोप। द एवरेज वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स फॉर कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, मतलब एक ग्रुप ऑफ इस पूरे सिस्टम की जब प्रॉपर्टी की एवरेज वैल्यू करेंगे तो ये कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो, जैसे एक एक की करें तो इसे कहेंगे माइक्रोस्कोपिक। अब कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, हर एक एटम का टेम्परेचर देख सकते हैं, हर एक एटम का प्रेशर देख सकते हैं, वेलोसिटी देख सकते हैं, एनर्जी देख सकते हैं। और लेकिन इस पूरे सिस्टम का हम देखें, पूरे का एवरेज लेके देखें तो इसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसके बाद नए दो टर्म्स आते हैं, वो है आपके एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये होता है जितना आप ज्यादा सामान लेंगे उतना ज्यादा उसका प्रॉपर्टी बढ़े। जैसे हम मास की बात करें, यदि मैं लोहे की रॉड ले लूं इतनी बड़ी और एक ये बड़ा कर दूं, तो हम देखेंगे जितनी बड़ी रॉड है उसका वेट उतना ज्यादा है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो वॉल्यूम और एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम या जितना ज्यादा एरिया उसकी प्रॉपर्टी उतना ज्यादा, उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। इंटेंसिव क्या होती है, जो इसके वॉल्यूम पर नहीं डिपेंड करता है, ये फिक्स होता है। जैसे इसकी यदि हम डेंसिटी की बात करें, आयरन की डेंसिटी, तो हम देखेंगे चाहे आप छोटा सा रॉड लो, इतना बड़ा लो, इतना बड़ा लो, हर एक रॉड की किसकी डेंसिटी होगी 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो चीज है ये फिक्स रहेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी। अब इसके स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अब जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किया था, जो भी हमने पैरामीटर्स डिफाइन किया था, या पैरामीटर्स या वेरिएबल्स, तो उन्हीं के हिसाब से हम स्टेट डिफाइन। जैसे कहने का मतलब है, जैसे हमने घर से एक थर्मस में चाय ली, मतलब मान लो घर से 2 लीटर चाय लेके आए, ठीक है, 2 लीटर चाय थी, इसका टेम्परेचर मान लो, उसे बहुत गर्म गर्म चाय ली थी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है। और हम मान लेते प्रेशर जो था इसके थर्मस में 1 एटमॉस्फेयर था, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जब हम ऑफिस आए तो हुआ क्या, हमारा ये वैसी वाली तो थी नहीं, एक थर्मल वॉल नहीं था, ऐसी देसी कंटेनर था। तो हमने देखा चाय तो जितना था उतना ही रहेगा, 2 लीटर ही रहा। अब लेकिन ठंडी हो गई, इसकी टेम्परेचर हो गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन डब्बा वही और प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर था। तो हमने देखा ये जो चीजें हैं पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स को मिला करके हमने एक सिस्टम डिफाइन कर लिया, उसे सिस्टम 1 कह देंगे। ये हमारा सिस्टम 1 हो गया। इन्हीं पैरामीटर्स के साथ ये दूसरा है सिस्टम 2 हो गया। तो ये पैरामीटर्स और ये पैरामीटर्स इसके अलग, इसी बेस पे एक वेरिएबल्स की वैल्यू से हमने एक सिस्टम डिफाइन कर लिया। The system must be described in terms of thermodynamic variable in order to make any useful calculation by specifying quantitatively each value of the property such as pressure, volume, temperature, and internal energy as well as
the composition, concentration, in molarity, normality, density, so on, of system of thermodynamics. The average measurable values of these properties of the system specify the state of the system. तो इसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसके बाद आता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने वो चीज ली, हमने मान लो यहाँ पे हम कर्व बनाते हैं प्रेशर वॉल्यूम में, इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है। ये पॉइंट घर से था, 1 एटमॉस्फेयर था, 1 लीटर था, या हम इधर टेम्परेचर कर लेते हैं वॉल्यूम की जगह, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बदला है ना। 1 लीटर था और हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। फिर हम फिर से बना देते हैं, ये हमने सिस्टम बनाया। जैसे यहाँ पे हमारा प्रेशर है, क्या लिया था हमने इसमें, प्रेशर और टेम्परेचर ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर घर से चले थे तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम यहाँ आए तो इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर था और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा सिस्टम 1 हो जाएगा और सिस्टम 2 हो जाएगा, या किसको 1 ले लेते हैं जिस घर से था, इसको सिस्टम 2 ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक गए हम, 2 सिस्टम गए, तो हमारे पास कई रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। तो यदि ये वैल्यूज, जो वैल्यूज हमने देखी है, जैसे मान लिया हम घर से चलते हैं, यदि मैं घर से सीधे ऑफिस आ जाऊं तो टेम्परेचर 20 डिग्री, टाइम उतना ही ले रहा हूँ, या कहीं किसी भी रास्ते से आऊँ, क्या ये पैरामीटर वैरी करेंगे? नहीं। तो ऐसे पैरामीटर जो केवल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ठीक है, और जो फंक्शंस, जो पैरामीटर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं path variable, state function and path function. The parameters of variable whose value depend only on the state of a system, not on the path followed to each state to reach the state, are called state variables or state function. For example, pressure, volume, temperature, and amount. The parameters whose value depend only on the path followed, they are called the path function. ठीक है, अब इसी को हम आगे और डिफाइन करते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए फिर स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, सबसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो इसको देखते हैं क्या ये दोनों चीज एक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जानने के लिए क्या ये सही है, मतलब हमें मालूम है वर्क का जो यूनिट है वो है जूल, जो कि होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल। यही चीज यदि हमारी यहाँ आ जाती है तो इसका मतलब ये सही है। तो हमें प्रेशर हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, तो देखेंगे मीटर क्यूब से ये कट गया, तो ये आ गया न्यूटन मीटर। इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो, ये दोनों के दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर है, और इसे कह सकते हैं दोनों के दोनों चीज हमें वॉल्यूम, ये दोनों के दोनों हमें वर्क रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये चीज हमारी क्वाइट क्लियर हो गई कि वर्क दोनों के दोनों हमें वर्क देते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन हमें यहां से मिल जा रहा है, ये किसमें, जूल और लीटर एटमॉस्फेयर पे। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू, ये 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101 जूल। इसको हम करके देख सकते, प्रूव करना है, प्रूव भी कर देते हैं। चलिए, वन, हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो हमें देखना है इसकी वैल्यू क्या होगी, वर्क डन। W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हमें पता चल गया 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया इंटू 1 लीटर। लेकिन हमें इसका कोई जरूरत तो नहीं, हमें तो एमकेएस में निकालना है, यदि जूल में चाहिए। तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें पता है वैल्यूज। तो देखिए 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको हम देखें तो ये और ये कट जाएंगे। जैसे ये 10⁻³ और ये 10⁻², इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 स्क्वायर न्यूटन मीटर, दैट इज 101 जूल। तो इसको आपको प्रूव करने में भी आ जाएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक दो चीज देख ली अभी कि वर्क डन प्रेशर और इनटू वॉल्यूम भी होता है, और दूसरी चीज एटमॉस्फेयर लीटर और इसमें रिलेशन क्या है जूल में। इसका इसी चीज को हम यहाँ जनरलाइज करके लिखे हुए हैं। जैसे इसे हम जनरलाइज कर दें तो ये वाली पार्ट आ जाती है, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का मतलब जैसे एक एक्सिस पे आप प्रेशर ले लें और इस पे एक वॉल्यूम ले लें, एक्स एक्सिस पे आप वॉल्यूम ले लें और इस पे वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लें, और मान लीजिए आपके पास एक ये प्लॉट बन गया आपका। ठीक है, तो ये कहता क्या है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द, अब जैसे ये लेंथ इनटू ब्रेथ हमेशा हमें मालूम है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ऐसे प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी उसी तरह की फीलिंग आ रही है ना। तो ये कहता है कि जैसे ये ग्राफ बनाया और ये एरिया है, इस एरिया को हम वर्क रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या लिखा है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस प्लॉट एंड द वॉल्यूम एक्सिस। ये प्लॉट हो गया और ये वॉल्यूम एक्सिस हो गया। तो इसके बीच का ये एरिया जो है ये कहलाता है वर्क। ये इससे ही बहुत इजी हो जाता है हमें काम करने, इसलिए हम आपको पहले बता रहा है। और इसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। द प्लॉट कैन बी यूज टू प्रूव दैट द वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ पाथ फंक्शन। अब इसको भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में वर्क डन जो है पाथ फंक्शन। जैसे इस कर्व को लेते हैं और हमें कहां से कहां तक जाना है, जैसे डी से ई आना है, ये हमारा पॉइंट डी है और हमें वहां से ई आना है। तो हमें देखना है कि हमारे पास कितने तरीके हैं। एक तो तरीका यही है, एक तरीका मेरे पास इधर से ये जाए, ये नंबर 1 लेते हैं इधर, फिर इस तरफ जाते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक आने का ये एरिया दे देगा हमें वर्क डन। ये तो क्लियर हो गया यहां से यहां तक आने में। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 300 एरिया इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 300 किसमें है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू, और वॉल्यूम कितना है, चेंज हुआ 5 से, ये वॉल्यूम चेंज हो गया 2 मीटर क्यूब का, इंटू 2 इज इक्वल टू 600 जूल। तो यहाँ से अब ऊपर जाने में देखते हैं, ऊपर जाने में हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज होता ही नहीं है। तो W हमने देखा है, जो फॉर्मूला है ये P इंटू डेल्टा वी। P क्या है हमारा, हम देखते हैं P तो चेंज हो रहा है लेकिन W डेल्टा V क्या है, 0 है। तो इसका मतलब वर्क डन इज 0। तो जब भी स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस के, तो इस केस में वर्क डन 0 होता है। तो कुल मिला के यहाँ से इस रास्ते जाने में वर्क डन आपका, यदि पाथ 1 लें तो आपका वर्क डन कितना है, 600 जूल है। इसको हम इस साफ करके लिख देते हैं कि ये जो मैंने पाथ 1 बनाया था इसके कारण हमारा 600 जूल आया था। ठीक है, एक और हम रास्ता देखते हैं जिसे हम वर्क डन कर सकते हैं, वो ये है कि हम इस डी से इधर जाएं फिर हम ऐसे नीचे आ जाएं, डी से जी जाएं फिर हम नीचे आ जाएं। इस पाथ को देखते हैं, यहां से यहां तक देखते हैं। तो ये प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट तो ये हो गया, तो ये एरिया चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 600 इंटू डेल्टा वी, 600 इंटू डेल्टा वी 2 इज इक्वल टू 1200 जूल। और चूंकि यहाँ पे देखिए इधर नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे वी 0 है, स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा वी 0 है, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन हो गया 600 जूल।
1200 जूल। तो देखिए जब हम रास्ते, अब इसको हम साफ करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब हम इस रास्ते 1 से गए थे तो हमारे पास वर्क डन आ गया था 600 जूल, और जब हम रास्ता 2 लिया तो हमारे पास 1200 जूल आ गया। यदि हम इसको ये रास्ता लेते तो और अलग आता है। 3 में देखिए, ये तो पता है 600, इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है मेरा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये 2 है, इंटू 2। हाइट कितना है, ये वैल्यू आ जाएगी हाइट की 300 इंटू 300, ये आ गया 300। तो ये है इस वाले ट्राइंगल का एरिया 300 और नीचे वाले इसका एरिया 600। तो टोटल एरिया ये कितना आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, इसको कहिए तो अलग पेन से कर देते हैं, अलग कलर के पेन से, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 900। तो इसको कहिए तो हम शॉर्ट में फिर से साफ साफ लिख दें तो हमारे पास तीन रास्ते हो गए थे, और तीसरा रास्ता जो हमारा ये था, इसका जो हमारा वर्क डन था वो था 900। तो 900 जूल। तो देखिए हमारे 3 रास्ता हमने अपनाया तो 3 तरीके की एनर्जी मिली, 600, 1200 और 900। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है सिस्टम में, मतलब सिस्टम, इसको यदि हम स्टेट 1 ले लेते हैं और इसको स्टेट 2 ले लेते हैं, तो स्टेट 1 और स्टेट 2 जाने में जो हम वर्क डन लेंगे वो पाथ पे डिपेंड करता है। इसीलिए वर्क डन को हम, W को हम पाथ फंक्शन कहते हैं। लेकिन इस केस में देखो, चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, यहां से यहां देखो, इसका प्रेशर इस जगह का 600 ही रहेगा और वॉल्यूम 2 ही रहेगा, 2 मीटर क्यूब, और यहाँ का 5 मीटर क्यूब, और प्रेशर जो है इसका 300। तो इसका प्रेशर ये नहीं चेंज हो रहा है पाथ पे, जिस भी पाथ से आइए, हम तीनों पाथ से देखे लेकिन वैल्यू हमने यही ली। तो इसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड। लेकिन वर्क डन जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। एक इंटरनल एनर्जी की बात होती है। जैसे हर एक चीज में एक इंटरनल एनर्जी होती है, हर एक चीज उसी पे चलता है। जैसे हम देखते हैं, बर्फ ले लेते हैं और लिक्विड ले लेते हैं उतनी बराबर का, या उसको पिघला देते हैं, तो होता क्या है, बर्फ में भी एक इंटरनल एनर्जी है, लिक्विड में भी इंटरनल एनर्जी है। बर्फ में थोड़ी कम है इसलिए स्ट्रिक्ट रहता है, हिल नहीं पाता है। उसको जब हम हीट करते हैं, जो हीट करते हैं वो उसके स्टेट चेंज में चला जाता है, तो इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी जो है उसकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? It is sum total of all the form of energies, kinetic, potential, attraction, any type of the molecule present in system is called internal energy. जैसे हाइट है आपकी कितनी है, ये हम समुद्र तल से नहीं नापते हैं, आपका एक रेफरेंस लेकर के, तो आपकी पैर से को जीरो मान करके सिर की ऊंचाई लेकर के वही आपका हाइट आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो हमें इसलिए इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट में तो कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डेल्टा यू एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में काम आता है। तो हम चेंज इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी यू और डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम एग्जांपल ऑफ अ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझने की बात करें। जैसे ये है, एक कंटेनर है, ये, इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और इसको हीट करके देखिए, इसमें ज्यादा P2 V2 T2, तो लेकिन इसमें खास बात देखिए, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर रहा, डब्बा तो ये रहता है, ये इसका V है, इसका भी वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। तो हुआ क्या, जब हमें चेंज नहीं हुआ और हमने इसको हीट किया तो हुआ क्या, या इस पर हमने वर्क किया, कुछ अंदर हाथ चलाया, मिक्सी चला दी इसके अंदर रख के, तो हुआ क्या, इसके मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, चाहे वो हीट के कारण आई हो या वर्क के कारण आई हो, लेकिन इसके मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी। तो अल्टीमेटली हुआ कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, इसका इंटरनल एनर्जी यहाँ बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। तो जब भी हम कोई काम कांस्टेंट वॉल्यूम में करते हैं, वो सारे का सारा काम
उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आता है। जो भी हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम आता है। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम पढ़ते कैसे, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम बाई टू आर डेल्टा टी। एम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, 3, 5, 6 वैल्यू होती है। अब इसको हम देख लेंगे अभी। तो इंटरनल, जैसे इसको मेजर कैसे करते हैं, ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो इसमें एक खास बात देखिए, जैसे ये इसका यहाँ पे देखिए, ये सिस्टम है जिसका वॉल्यूम फिक्स है। इसमें हम कुछ मटेरियल रख के इसको जला देते हैं, तो कुछ भी करते हैं तो इसमें जो भी एरिया का वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो हीट चेंज को हम बाहर नहीं आता है, उससे हम इसका टेम्परेचर नाप लेते हैं पानी का। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, कि जितना भी हीट इसमें से बाहर आया होगा उतना इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो ये इसका हीट इसके टेम्परेचर राइज करने के काम आया होगा। ये स्टीलर है ताकि हर जगह यूनिफॉर्म टेम्परेचर, थर्मामीटर से हम मेजर कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो भी इसके जलने के बाद हीट आई होगी वो सारे का सारा हम यहाँ मेजर कर सकते हैं। मतलब जितना भी हीट पानी को मिला होगा वो हीट इसके इंटरनल एनर्जी का ही है, जो इसके इंटरनल एनर्जी को मिली होगी और वो इसने पानी को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हम चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। और ये इसलिए है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। इसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, आर इज द गैस कांस्टेंट, एम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ जानने के लिए हम 3 तरह की गैसेस होती है। मोनोएटॉमिक मतलब जैसे गैस फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे आर्गन लिखते हैं, इसमें केवल एक कुछ और नहीं लिखते हैं, नियॉन लिखते हैं। ठीक है, ऐसे डायटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन गैस आपने बहुत सुना होगा, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, इसमें O2 लिखते हैं, मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल में 2-2 एटम है, इसे कहते हैं डायटॉमिक। और इसके बाद इससे ज्यादा होते हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे अमोनिया, CO2, तो ये सब पॉलीएटॉमिक है, 2 से ज्यादा है। तो यदि मोनोएटॉमिक गैस है तो इसको हम m की वैल्यू 3 लेंगे, डायटॉमिक है तो m की वैल्यू हम 5 लेंगे, और पॉलीएटॉमिक है तो 6 लेंगे। बस इस बात को आपको याद रखना है, मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक। और ये फॉर्मूला हम लगा देंगे टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी नाप लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा ही है, लेट अस सॉल्व इट। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ 1.5 gas at 1.5 atmosphere, volume 2 liter and temperature 27 degrees centigrade is heated to another state 1.5 atmosphere 2 liter and 227 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसमें कुल मिला के हम देख रहे हैं केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब जो भी टेम्परेचर हम ज्यादातर केल्विन में लेते हैं, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन हो जाएगा 300। कैसे निकलता है, 27 प्लस 273। ऐसे इसका 227 है तो ये हो जाएगा, इसमें 273 करें तो ये 300, ये 500 केल्विन हो जाएगा। हमें डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू क्या होता है, m बाई टू आर टी। अब देखिए r इंटू डेल्टा टी होता है, तो m हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यह गैस तो दिया नहीं, हम मान के चलते चलो हाइड्रोजन है, लेट अस टेक इट फॉर हाइड्रोजन। तो हमें पता है हाइड्रोजन के लिए क्या m हो गया 3, 5, 6, मतलब डायटोमिक के लिए 5 है तो m 5 हो गया। तो इसका डेल्टा u हो जाएगा 5 बाई टू। r की वैल्यू कितनी होती है हमने पढ़ा, 8.314 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया, 500 में 200, तो 2 से ये कट गया, ये 100 हो गया। तो मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 0 कैरी 2, 5 5 5 to 7, 5 to 15, 5 कैरी 5 8 41, 41 आ गया इनटू 100 इज इक्वल टू 4157 जूल। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द 1 मोल ऑफ अ गैस। इट इज फॉर पर मोल। यदि और ज्यादा मोल होता तो इसको n से भी मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ मोल से। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है तो इसको बाकी को हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कर लेंगे।
ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। इंटरनल एनर्जी से वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।